हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब फर्स्ट क्लास। तो सीएमए इंटर की आपकी रैपिड रिवीजन का जो सफर है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया और लाजवाब तरीके से चल रहा है। जीएसटी का जो सफर है दोस्तों, हमने शुरू कर रखा है और उसमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी ये हमने अपना लास्ट कंटेंट में देखा। उम्मीद करता हूं प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपको समझ आया। उसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका है तो आपने पूछा है, ठीक है। आज हम मूव करने जा रहे हैं दोस्तों अपने अगले सफर की तरफ, एंड दैट इज व्हाट मीनिंग ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा इसमें रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे जीएसटी को मद्देनजर रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बात अलग है कि इसमें, इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा प्रैक्टिकल कंटेंट नहीं है, पूरा का पूरा थ्योरी है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, अगर एग्जाम में इसमें से आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंपल है और जिस तरीके से मैं पॉइंटर्स आपको सारे के सारे चैप्टर के बताऊंगा, तो अगर क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप बड़ी आसानी से इसको क्या नाम है, अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, एमसीक्यूज के पॉइंट से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई शुरू करते हैं, जरा बिना टाइम वेस्ट करें। इस चैप्टर के, इस वर्ड के, सप्लाई वर्ड के हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। ये मीनिंग आज कवर करेंगे, नेक्स्ट में हम आपका टाइम ऑफ सप्लाई और फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई से भी क्वेश्चन बन सकता है। बहरहाल सप्लाई क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं। पहले चैप्टर में मैंने आपको जब पर्टिकुलर क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें अक्सर इस वर्ड का, सप्लाई वर्ड का मैंने यूज करा था, ठीक है, कि भाई हम सामान को, गुड्स को, सर्विसेज को जब बेच रहे हैं तो मैंने बोला कि सेल वर्ड ठीक है, फिलहाल अभी समझ लीजिए, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो सप्लाई वर्ड का इस्तेमाल होता है। ए ने बी को सामान बेचा तो सेल वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, सप्लाई वर्ड इस्तेमाल होगा। ए सप्लाई गुड्स टू बी, बी सप्लाई गुड्स टू सी। तो सप्लाई इस वर्ड का बहुत बड़ा एक इंपैक्ट जो है इस जीएसटी के वर्ल्ड में है। ओके, अब इसकी मीनिंग क्या जरा समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान दें, सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इसकी मीनिंग देखें, टैक्सेबल इवेंट, अरे टैक्सेबल इवेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या निकल के आ रहा हमारे सामने, टैक्सेबल इवेंट। अंडर जीएसटी लॉ इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इट मींस नो सप्लाई नो जीएसटी। सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करूं दोस्तों, तो मेरे को यहां पर टैक्सेबल इवेंट एक ये वर्ड नजर आ रहा है। ओके, दूसरा यहां पर सप्लाई वर्ड जो है मेरे सामने काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है गुड्स और उसके बाद आपका गुड या गुड्स वटेवर, और उसके बाद सर्विसेज। ओके, इन 4 वर्ड को समझना, चैप्टर हमारा डन हो जाएगा। ओके, तो चैप्टर डन हो जाएगा। ऑब्वियसली मेन टाइम हमें जो लगेगा सप्लाई वर्ड में ही लगेगा। लेकिन उससे पहले जरा देखिए टैक्सेबल इवेंट। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? भाई अभी बोला आपने कि सर जब सप्लाई होगी, जब सप्लाई होगी तब टैक्सेबल इवेंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट? सरकार का टैक्स मांगने का अधिकार, सरकार का टैक्स इंप्लाइड करने का, लिवाइड करने का अधिकार, उसे टैक्सेबल इवेंट कहा जाता है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, आप पांचों हेड के अंदर, चाहे सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन पांचों में किसी भी कैटेगरी में अगर अपना कोई इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट का टैक्स मांगने का अधिकार बन जाता है। दैट इज टैक्सेबल इवेंट। इनकम को अर्न करना इज टैक्सेबल इवेंट अंडर इनकम टैक्स। ऐसे ही जब मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होगा कि सर जब सप्लाई हो जाएगी, दैट इज द मोमेंट कि जब सरकार आपसे टैक्स मांग सकती है। आपसे मतलब टैक्सेबल पर्सन से, जिसने सप्लाई करी है। सप्लाई वर्ड को अभी तक हम नॉर्मली क्या समझते थे, मैंने क्या बोला पहले चैप्टर के हिसाब से, सेल, बेचा, आपने कुछ बेचा। बट जो सेल वर्ड है इस सप्लाई वर्ड का बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हम रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो सप्लाई में से लगभग 95%, मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा, जो वर्ड है वो सेल ही इस्तेमाल होगा। ज्यादातर ट्रांजैक्शन सेल की भी होती हैं, लेकिन सरकार जानती है कि हमारे जैसे लोग, आपके जैसे प्यारे प्यारे मासूम लोग टैक्स का इस्तेमाल कुछ जादुई तरीके से, गलत तरीके से, लूप होल्स निकाल कर भी कर सकते हैं।
तो सप्लाई को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ओके, तो वो डेफिनेशन हम समझेंगे। उससे पहले सप्लाई वर्ड पर जाने से पहले दो शब्दों की तरफ जरा ध्यान दीजिए। ओके, सप्लाई आपने करी किसकी, गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की। ओके, तो कुल मिलाकर मेरे पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए, गुड्स और सर्विसेज। तो जरा समझो पहले तो कि गुड्स होता क्या है। सर गुड्स तो सिंपल हो गया ना, प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में दी है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन मैंने जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गुड्स की सर्विसेज की, वो सारी मैंने नोट्स में दी है। लेकिन जरा पहले आसान भाषा में समझ लीजिए ताकि हम अपना जो एनालिसिस है चीजों का वो बड़ी प्यारी तरीके से कर पाए। ओके, गुड्स, सर गुड्स तो हम जानते हैं, कुछ भी मार्केट से जो हम एक टेंजिबल चीज खरीद के लाते हैं। मैंने ये डायरी खरीदी, ठीक है, मैंने ये रिमोट खरीदा, मैंने कैलकुलेटर खरीदा, मैंने पेपर्स खरीदे, ये सारे के सारे अगर हम बात करें गुड्स है। तो डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। गुड्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होगी या कह लीजिए मूवेबल आइटम होगा, वो जीएसटी में गुड्स की कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा। भाई कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल आइटम आपने बेचा, आपने सप्लाई करा, दैट इज क्वालिफाइड अंडर दी जीएसटी के भाई इस पर अब मुझे गुड्स जीएसटी जो है लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए, आपने रख लिए, क्या ये सप्लाई है? आप बैंक गए, आप अपने बैंक से अकाउंट में से पैसे निकाल के लेकर आ गए, तो बैंक ने आपको जो करेंसी है वो पकड़ाई, क्या वो आपका सप्लाई है? ये बताइए। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक वाले ने आपको लोन दे दिया, करेंसी प्रोवाइड करा दी, क्या वो गुड्स के अंदर क्वालिफाई होगा? है ना? तो कई सारी चीजें ऐसी एग्जिस्ट होती हैं। आपने किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाकर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, या आपने बेच दिए, आपने बेचे तो किसी और ने खरीदे, तो ये जो लेन देन हुआ है शेयर्स का, डिबेंचर्स का आपस में, क्या ये भी गुड्स है? क्या ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है? अब मूवेबल प्रॉपर्टी तो है, हम जानते हैं, अगर आप किसी को करेंसी दे रहे हो, अगर आप अपने किसी को शेयर्स दे रहे हो या किसी से डिबेंचर्स खरीद रहे हो, ये सारे मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। लेकिन क्या ये जीएसटी की गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? गुड्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, यह जानना जरूरी है। तो इसीलिए हमारे प्यारे एक्ट ने क्लैरिफाई करा कि गुड्स में कृपया करके दो चीजों को ध्यान रखना कि हम गुड्स के अंदर किस किस को एक्सक्लूड करेंगे और किस किस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये तो बोल दिया स्टार्टिंग में कि कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी मूवेबल आइटम होगा, वो गुड्स होगा। लेकिन यह भी क्लैरिफाई करा है कि कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करा कि भाई इसमें मनी नहीं आएगा। ठीक है, पैसे किसी को देना, लेना, लोन लेना, ये तो करेंसी है। तो जो लीगल करेंसी है, लीगल टेंडर्ड मनी है, ईदर इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी, उसे हम अपना गुड्स नहीं मानेंगे। भाई ऑब्वियसली बात है, किसी को पैसे लेना देना, बैंक से हमने पैसे निकाले या बैंक में जमा करे, उस पर जीएसटी थोड़ी ना लग जाएगा। तो मनी को साइड करा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया, सिक्योरिटीज, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना बेचना, डिबेंचर्स खरीदना बेचना, बॉन्ड्स खरीदना बेचना, इन सबको आपके ऑप्शंस हो गए, स्क्रिप्ट्स हो गई, इनको दूर रखो भाई। ये तो मेन आपकी अगर देखा जाए तो अगर शेयर्स बेचने खरीदने पर भी हम जीएसटी लगाने लग गए तो मोस्टली जो कमाई है वो तो जीएसटी में चली जाएगी। कैपिटल गेन तो बाद में आएगा जो इनकम टैक्स के रूप में देखा। तो भाई ये हमारी जो सिक्योरिटीज होंगी उसको हम गुड्स में नहीं लेकर आएंगे। ओके, लेकिन इंक्लूड्स वर्ड में दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं इसमें जिस पर हमें ध्यान देना है। एक है एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम, ओके, और दूसरा क्रॉप्स, इसके बारे में बोला गया। क्रॉप्स हम सिंपल सी बात है, लेकिन मेन जरा एक्सप्लेनेशन एक्शनेबल क्लेम पर हम जाते हैं। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्शनेबल क्लेम का एक एग्जांपल होता है। डेफिनेशन पे मेन अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ऑल दो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शनेबल क्लेम्स? एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अगर हम बात करें, जितना हमने पढ़ा कि सर एक प्रोमिसरी नोट की तरह है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की तरह है, जिस पर लिखा होता है कि फलाना तारीख पर ये भाई अपने भाई को पैसे दे देगा। ए ने बी से पैसे लिए थे, 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा दिया।
तो ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो बेसिकली भविष्य में उस पर लिखी गई धनराशि को क्लेम करने का अधिकार देगा। ओके, डिबेंचर जैसे होते हैं, डिबेंचर इज ऑल्सो एन एक्शनेबल क्लेम। डिबेंचर आपने खरीद लिए तो यू हैव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि 5 साल बाद 10 साल बाद जब रिडम्पशन की डेट आएगी तो आपका अधिकार है वो पैसे मांगने का, लेने का। प्रोमिसरी नोट में ऐसी होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन अ बैंक इज ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम। आपने पैसा जमा करा दिया 5 साल के लिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास है, इधर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और फिजिकल फॉर्म, कि भाई ऐसा है कि 5 साल की पूर्ति के बाद मेरे पास अधिकार है कि मैं उस पैसे को वापस मांग सकता हूं। ओके सर, यहां पर हमारा दिमाग थोड़ा सा ठनक रहा है। आपने अभी ऊपर बोला कि एक्सक्लूड करिए सर प्लीज, कि आप एक्सक्लूड करिए। आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, लीगल टेंडर्ड मनी को, चाहे उनको शेयर्स की फॉर्म में लेकर आ रहे हो, स्क्रिप्ट की फॉर्म में लेके आ रहे हो, बॉन्ड्स की फॉर्म में लेके आ रहे हो, डिबेंचर की फॉर्म में लेके आ रहे हो, आपने ऊपर मना करा कि ये जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे, लेकिन आपने नीचे इंक्लूड की डेफिनेशन में मनी से रिलेटेड चीजें ही बोली। आप बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हो, ठीक है, आप बात कर रहे हो फिक्स डिपॉजिट की, आपने बात करी डिबेंचर की, तो ये क्या कंफ्यूजन है? यहां पर आप कह रहे हो एक्सक्लूड है, यहां पर आप कह रहे हो इंक्लूड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा अभी भी कि डिबेंचर, फिक्स डिपॉजिट, आपका प्रोमिसरी नोट, ये सब आपके इंक्लूड हैं गुड्स में। नहीं, इंक्लूड नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक्शनेबल क्लेम की मीनिंग बता रहा हूं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है एक ऐसा अधिकार आपके पास जो भविष्य में किसी वैल्यू पर क्लेम करने का राइट आपको देता है। ओके, ठीक है। तो सर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और फिक्स डिपॉजिट आपने बोला एक्शनेबल क्लेम है, तो क्या वो इंक्लूड होंगे? मैं कह रहा हूं नहीं होंगे। सिर्फ ये बिल्कुल स्पेसिफाई करा गया है कि इस तरह की तमाम चीजें, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सब भले ही एक्शनेबल क्लेम हो, गुड्स में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ जैसे बैटिंग होता है, जुए का काम, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कसिनोज होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हॉर्स रेसेस हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन गेमिंग है, इन सब चीजों को आपके एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में लिखा गया है। और सिर्फ इसी प्रकार की ये चीजें जीएसटी में गुड्स के अंदर क्वालिफाई करती हैं। भगवान न चाहे कि आप इस तरह से बैटिंग, कसिनो, हॉर्स रेसेस में जाएं, लेकिन अगर आपका कोई मित्र है, मतलब ऐसे मित्र मत बनाना, पर ठीक है, चलो अगर किसी का एक्सपीरियंस लेना हो और उससे कभी आप इस तरह से मान लो ऑनलाइन गेमिंग पर जाकर आप कुछ भी बैटिंग करते हो, जो भी कुछ करते हो, आप मत करना, किसी और से करवा लेना, ठीक है। तो उसमें जीएसटी आपका एग्जिस्ट होता है। ओके, सो लेट मी क्लियर यू वंस अगेन अबाउट द गुड्स, ठीक है। मुझे सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन करने में और सेक्शन 7 के फ्लो चार्ट को बनाने में आपको थोड़ा समय देना है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा केक वॉक होगा। ध्यान देंगे। दोबारा से बता दूं, गुड्स क्या होते हैं? किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें मनी और सिक्योरिटीज नहीं आएंगे। उसमें एक्शनेबल क्लेम्स लाइक आपके बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी नहीं आएंगे। लेकिन एक्शनेबल क्लेम के अंदर बैटिंग, कसिनो, हॉर्स रेसेस, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह की चीजें भी आती हैं। ये आपकी जीएसटी के दायरे में आती, इन पर जीएसटी लिवाइड होगा। That they all will qualify under GST, under goods under GST, in GST. ओके जी, समझ आ गई? गुड्स के अंदर क्लियर हो गया। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज बहुत आसान हो जाएगा। सर्विसेज इज एनीथिंग एक्सेप्ट गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज। भाई मनी और सिक्योरिटीज तो पहले ही मना कर दिया, इस तरह से बॉन्ड्स वगैरह, शेयर वगैरह एक्सचेंज करना, इन पर किस बात का जीएसटी, बराबर। और गुड्स को आपने ऊपर बता दिया, डेफिनेशन वगैरह क्लियर कर दी। इसके अलावा जो भी कुछ बचा
वो सर्विसेज है सारा का सारा, वो सारा का सारा सर्विसेज है। ओके, समझ आ गया। तो ये इस तरीके से जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो हमारे जीएसटी के अंदर जब भी होंगे उनके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि यही टैक्सेबल इवेंट को बनाते हैं। बराबर। अच्छा जी, ध्यान दीजिए जरा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। मान लो जैसे मैंने सिक्योरिटीज की बात करते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल के लो सिक्योरिटीज का। आपने मान लीजिए रिलायंस के शेयर खरीदे या बेचे, कुछ भी मान लीजिए, तो आप क्या करोगे कि आप अपने ऐप पर जाओगे, ठीक है, अब तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही होता है, ऑनलाइन ही होता है, कौन सा एक्चुअल में जाके हम बोली लगा रहे हैं। आप अपने प्लेटफॉर्म पे गए जिसके पास भी आपने डीमेट अकाउंट खोला हुआ है, ब्रोकर के पास, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईएफएल, जीरोधा, कहीं पर भी गए, आपने अपना अमाउंट डाला डीमेट में और शेयर्स जो है खरीदने पे लगाए और शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो आपने खरीदे और किसी ने बेचे, तो सीधी सी बात है सर, शेयर्स जो है दीज आर सिक्योरिटीज। ओके, और शेयर्स के खरीदने और बेचने पर जीएसटी लागू नहीं होगा क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों, अगर ये नेट बैंकिंग या आप कह लीजिए डीमैट अकाउंट नहीं होता, वो कंपनी नहीं होती, तो क्या आप इतनी आसानी से, इतने प्रिविलेज्ड तरीके से अपने गुड्स को खरीद पाते, अपने शेयर्स को, गुड्स नहीं, अपने शेयर्स को खरीद पाते? क्या सर, नहीं खरीद पाते, ना ही बेच पाते। तो इसीलिए शेयर्स के ऊपर, शेयर्स की वैल्यू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो सर्विसेज जो हैं उस प्लेटफॉर्म ने आपको दी हैं, उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर जीएसटी लागू होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए जो सर्विसेज होती हैं उसके अंदर यूज ऑफ मनी को लेकर जो सर्विसेज का लेन देन हुआ है उस पर हम दोस्तों ऑब्वियसली जीएसटी लगाते हैं। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको, सिंपल सा। भाई जैसे मान लीजिए आप एक बैंक में गए, 20,000 रुपए लेकर, ओके, और आपने बोला, आपने कैश पकड़ा दिया, आपने उनको कैश पकड़ा दिया बैंक वालों को कि मुझे कृपया करके इस 20,000 रुपए का एक ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, ठीक है, उसका ड्राफ्ट बना के दे दीजिए। बैंक ने आपको ड्राफ्ट दे दिया, 20,000 के बदले 20,000 का ड्राफ्ट बना के दे दिया। इट इज वेरी इजी। तो जो 20,000 का ड्राफ्ट बनकर आया है वो गुड्स नहीं है, वो गुड्स नहीं है, क्योंकि सर ये एक सिक्योरिटी फॉर्म है, देखा जाए तो एक कैश फॉर्म है, मनी फॉर्म है। लेकिन बैंक ने बोला जी देखो ऐसा है, हमने आपको ड्राफ्ट बना के दिया, इसमें कागज भी लगा, हमारी मशीन भी लगी, हमारी सुविधा भी बनी है, तो ये ड्राफ्ट बनाने का हम आपसे 100 रुपया लेंगे, 100 रुपया लेंगे। तो ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपए इस सर्विस के हैं, ये इस सर्विसेज के हैं, तो ये सर्विसेज है और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पूरे 20,000 100 रुपए पर नहीं लगेगा, सिर्फ 100 रुपए पर जीएसटी लागू होगा। ऐसी अगर आप बात करें कन्वर्जन ऑफ करेंसी, आप पैसे लेकर गए, आप कहीं फॉरेन जाना है आपको, तो आप 1 लाख रुपए लेकर गए उसके पास, आपने कहा भैया 1 लाख रुपए लो, इसके बदले डॉलर्स दे दो। वो एग्जैक्टली 1 लाख के बदले जितने भी डॉलर्स बैठेंगे आपको दे देगा। लेकिन वो अपने कुछ सर्विस चार्जेस भी लेता है, यार मैं तेरे को सुविधा दे रहा हूं, मैं इमीडिएटली करेंसी एक्सचेंज करके दे रहा हूं, तो आई डिजर्व सम सर्विस चार्जेस। वो सर्विस चार्ज अपने बिल बताएगा, उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। बराबर। तो इस चीज का हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि सर्विसेज में गुड्स में हमने मनी को, सिक्योरिटीज को, रिलेवेंट एक्शनेबल क्लेम्स को, डिबेंचर बॉन्ड्स वाले, उनको मना कर दिया है, लेकिन उनसे रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो आपकी डेफिनेटली कंसिडर होंगी जीएसटी के अंदर। ओके, तो ये दोस्तों हमने यहां पर बेसिकली 4 में से 3 वर्ड्स को डिस्कस करा। अभी एक टैक्सेबल इवेंट की हमने बात करी, हमने गुड्स की बात करी, सर्विसेज की बात करी, और अब हम मेजर मूव करेंगे कि सर सप्लाई है क्या। अगर सप्लाई को सबसे सिंपल शब्दों में मैं क्लियर करूं, सप्लाई मींस सेल्स, दैट्स इट। यहां पे 95% ऑफ कंसेप्ट जो है ना सप्लाई का, वो खत्म हो जाता है अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें। लेकिन कई सारी छोटी छोटी अदर चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं। तो यहां पर ये सारे के सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्रक्स में, लेकिन इनको भी डिटेल में पढ़ना है। गुड्स की डेफिनेशन, सर्विसेज की, एक्शनेबल क्लेम की, मनी की, ये सब मैंने यहां पे दे रखी है। यू जस्ट हैव टू रीड वंस। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स स्कोप ऑफ सप्लाई, और यू कैन से मीनिंग ऑफ सप्लाई। दोस्तों सेक्शन 7 जो है हमारा प्यारा सेक्शन 7 जो है हमारे जीएसटी एक्ट का, वो सप्लाई की मीनिंग को, स्कोप को दर्शाता है।
सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसको डिटेल्ड आपका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दे रखी है, लेकिन मेरी आपसे विनती है मेरे साथ साथ जरा नोट करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको चीजें लिखाऊंगा वैसे वैसे नोट करिएगा। बड़ी आसानी से, बहुत प्यारे तरीके से ये चीज आपको समझ आने वाली है। यहां पर आपको दोस्तों इस प्रकार 3 लाइनें जो हैं वो बनानी है। 3 लाइनें जो है दोस्तों आप यहां पर बनाओगे, ठीक है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, ठीक है। 3 पॉइंट्स में, 3 फर्दर पॉइंट्स में सप्लाई की मीनिंग को एक्सप्लेन करा गया है। थर्ड वाले में लिख लीजिए गवर्नमेंट का अधिकार। ये गवर्नमेंट का अधिकार है, ऐसे ही लिखना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मेन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नीचे लिखी हुई है ना, फिलहाल अभी ऐसे लिखना। ये गवर्नमेंट का बैकअप है। जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 है वो गवर्नमेंट का बैकअप है। बैकअप किस बात का? सीधी सी बात कि भाई मान लो कल को भूले भटके, भाई हमारा एक्ट 2017 में आ गया, 1 जुलाई 2017 में आ गया, लॉ लागू हो गया जी, आज से जीएसटी चालू, और ये जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है। कुछ चीजें, कुछ बातें हमें 3 साल बाद, 4 साल बाद समझ आई और हमें लॉ में थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज करना पड़ा, तो ये अधिकार हमारे पास होना चाहिए ना? हाँ जी, होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को बात कहीं लिखनी पड़ेगी ना कि हमारे पास अधिकार है सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ चेंज करने का। वो कहां लिखा हुआ? सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट का अधिकार होगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 उल्टा चल रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे एक शेड्यूल 3। क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल 3। ये नेगेटिव लिस्ट है, ये नेगेटिव लिस्ट होगी, अभी आएंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या है? जो सप्लाई नहीं है, ठीक है। स्कोप ऑफ सप्लाई में सरकार ने सिर्फ इतना नहीं बताया कि क्या क्या सप्लाई है, सरकार ने कुछ चीजें, कुछ प्रॉपरली स्पेसिफाई करी हैं कि ये सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव लिस्ट है, इन पर हम जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे, इन पर हम जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे। तो मीनवाइल हम ये कहेंगे सप्लाई इसे कंसिडर नहीं करा जाएगा। ओके, फाइनली हम आते हैं सबसेक्शन 1 पर, जो बेसिकली हमें सारी की सारी मेन चीजें बता रहा है। तो इसमें अगर मैं बात करूं क्लॉज ए या पैरा ए, जो भी आप कहो, सबसे पहला पॉइंट इसका कहता है एबीसी, ठीक है जी। एबीसी बिल्कुल ऐसे लिखो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी? सो ए से यहां पर मतलब है ऑल फॉर्म्स, बी से मतलब है बिजनेस, और सी से मतलब है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, ओके जी। ऑल फॉर्म, बिजनेस और कंसिडरेशन, ये सबसे बेसिक चीज जो हम यहां पर देख रहे हैं वो हमारे सामने है। सर व्हाट इज दिस मीन? ऑल फॉर्म में हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, जिसमें से एक है सेल। किसी भी प्रकार का सामान बेचा हो, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी प्रकार का सामान बेचा हो बिजनेस के लिए फॉर कंसिडरेशन इज सप्लाई, जीएसटी लगेगा। समझ आ गया? मैं फिर रिपीट कर दूं, इसमें सबसे पहला वर्ड हमने क्या देखा? एस, यानी कि सेल, ठीक है। सेल आपने करी, गुड्स और सर्विसेज की करी, क्यों करी? बिजनेस की एक्टिविटीज को लेकर, और उसके बदले आपको कुछ कंसिडरेशन मिली है, पैसा मिला है भैया, कमाई हुई है, तो भैया ये जीएसटी है, इसमें जीएसटी लगेगा। तो डेली लाइफ में जो हम करते हैं, सामान खरीदते बेचते हैं, तो ऑब्वियसली इमीडिएटली जीएसटी लगता है। लेकिन लोग इसका गलत फायदा कैसे उठाएंगे? मान लो आप ये रिमोट बेचते हो, ठीक है, मैं ये कैलकुलेटर बेचता हूं, आपको जरूरत पड़ी कैलकुलेटर की, मुझे जरूरत पड़ी किस चीज की? आपकी रिमोट की, ठीक है। हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया कि भाई तू मुझे ये दे दे अपना रिमोट, मैं तुझे कैलकुलेटर दे देता हूं। पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी हमने कोशिश करी कि ऐसा है यार, सरकार ने तो सेल वर्ड का इस्तेमाल करा है एक्ट में, है ना, हम एक्सचेंज कर लेते हैं, हम बार्टर कर लेते हैं। सरकार ने कहा रुको, मुझे पता है तुम कितने चालू हो। उन्होंने ऑल फॉर्म में बार्टर का भी नाम लिख दिया। किसका? बार्टर का भी नाम लिख दिया।
ओके, उन्होंने इसमें ट्रांसफर का भी नाम लिख दिया, उसमें लाइसेंसिंग का भी नाम लिख दिया, लीजिंग का भी नाम लिख दिया, खाली बेचना नहीं। मैं ठीक है, मैं आपसे मशीन खरीदने वाला था कि भाई मैं मशीन खरीदता हूं, अपने बिजनेस में लगाऊंगा, मुझे पता चला अरे खरीदूंगा मतलब आप बेचोगे, मतलब सेल, ये तो जीएसटी लगेगा। एक काम कर मेरे भाई, तू मुझे लीज पर दे दे, किराए पर दे दे। सरकार ने बोला हम भी जानते तुम क्या कर सकते हो, लीजिंग भी डाल दिया। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई एक्सचेंज हो रहा है, किसी भी प्रकार से कोई एक्सचेंज हो रहा है, चीजें बदली जा रही हैं, वो सारी सप्लाई में काउंट हो जाएंगी अगर वो आपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में करी है और उसके बदले कुछ पैसे का रिटर्न का कंसिडरेशन का लेन देन हुआ है। ये भी याद रखिएगा, कंसिडरेशन इज नॉट ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, एनीथिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। मैंने आपको कैलकुलेटर बेचा, आपने मेरे ऑफिस में आके मेरे 15 दिन तक टेक्निकल सर्विसेज दी, दिस इज ऑल्सो कंसिडरेशन। सो एनीथिंग इन रिटर्न विल क्वालिफाई एज कंसिडरेशन। बराबर, इसको डिटेल में भी हम जाएंगे, मैं मेन पॉइंट्स आपको सारे के सारे लिखा रहा हूं। बी पॉइंट यहां पे कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी हैं फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, वो हमेशा सप्लाई होंगी, वो हमेशा सप्लाई होंगी, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, वेदर फॉर बिजनेस बी और नॉट, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। मतलब आपका कोई रिलेटिव वगैरह बाहर रहता था, आपने उससे अपने बिजनेस के लिए कोई टेक्निकल सर्विसेज ली, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, अपने नॉर्मल पर्सनल पर्पस के लिए ली, लेकिन आपने उसको पेमेंट करी, दैट ट्रांजैक्शन विल कंसिडर्ड एज सप्लाई। बड़ा सिंपल सा पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट पर हम आते हैं। सी पॉइंट में दोस्तों हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल 1, इसे बोला जाएगा डीम्ड सप्लाई, इसे बोला जाएगा डीम्ड सप्लाई। अब डीम्ड वर्ड आ गया तो इसका मतलब आप समझ गए कि सप्लाई हुई नहीं है। डीम्ड वर्ड का मतलब सप्लाई हुई नहीं है लेकिन उसे सप्लाई माना जाएगा। तो कुछ केसेस हम ऐसे पढ़ेंगे, कुछ केसेस हम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें मेन सेल नहीं है, मेन बार्टर नहीं है, कंसिडरेशन नहीं होंगी, कंसिडरेशन नहीं होंगी, लेकिन सरकार कहती है फिर भी हम कहेंगे कि ये सेल्स हैं, तो ये सप्लाई है, इन पर जीएसटी लागू होगा। ओके, और फाइनली दोस्तों इसी में एक भाई है सबसेक्शन 1 का, दैट इज सबसेक्शन 1A, 1A। ये सेक्शन पहले नहीं था, बाद में ऐड करा गया। इसमें हम एक और शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल 2, जो हमें बताएगा, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज पढ़ेंगे, आपको टेबल में समझ आ जाएगा, जो बताएगा कि वो जो सप्लाई है उसे हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे एसओजी, या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। That's the complete scope of section 7, scope of supply। मैं रिपीट कर दूं, हमारे स्कोप में, मीनिंग ऑफ सप्लाई में या स्कोप ऑफ सप्लाई में सेक्शन 7 में 3 हमारे मेन सब सेक्शंस आ गए, हालांकि 4 आ गए, 1A भी बना, पर पहले 3 मानो, ठीक है। 2 और 3 सिंपल है, 3 में सरकार अपने पास अधिकार रख के चल रही है कि कल को अगर मुझे कुछ परिवर्तन हुआ, मुझे इंफॉर्मेशन देनी पड़ी, नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी, हम करेंगे भैया। 2 में कुछ नहीं, वो चीजें बताई हैं जो नेगेटिव लिस्ट में है कि इन पर जीएसटी लागू नहीं होगा जब तक कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आती। हाँ, कायदे से देखा जाए जो मेन सेक्शन है जो बता रहा है कि तुम कौन हो, तुम सप्लाई कौन हो, तो वो सब सेक्शन 1 है। उसमें सबसे पहला पार्ट उसका एबीसी, ऑल फॉर्म्स, सेल बोलो, ट्रांसफर बोलो, बार्टर बोलो, लाइसेंसिंग बोलो, लीजिंग बोलो, कुछ भी जहां पर लेन देन हो रहा है बिजनेस को लेकर और कंसिडरेशन एग्जिस्ट कर रही है, उसे जीएसटी, उसे सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इंपोर्ट करते हो अगर आप सर्विसेज का, फॉर अ कंसिडरेशन, वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसे सप्लाई माना जाएगा। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज पर चेक रखने के लिए इस प्रोविजन को डाला गया है। और उसके बाद शेड्यूल 1, जहां पे घपले कर सकते हो आप, जिस चीज का शेड्यूल 1 बेसिकली घपलेबाजों का जोन है। घपले, अभी इसमें कैसे किस तरीके से घपले होते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। डीम्ड वर्ड का इस्तेमाल कहां होगा, वहीं तो होगा। डीम्ड वर्ड इनकम टैक्स की बात कर लो, जीएसटी की बात कर लो, सरकार वहीं लगाती है जहां पता है कि दुष्ट प्राणी है मेरे देश के,
ये लूप होल्स का फायदा उठाएंगे, ये कहेंगे जी नहीं जी ये तो नहीं लिखा हुआ था तो सप्लाई कैसे हुआ, ऐसी की तैसी तुम्हारी डीम्ड वर्ड लिखेंगे हम तो, और देखो तुम भक्के बोलोगे कि हाँ ये सप्लाई है। ओके, और शेड्यूल सेकंड में सिंपल सा शेड्यूल है, वहां पे ऑलरेडी सप्लाई हो रखी होगी, ऑलरेडी सप्लाई हो रखी होगी, बस हमें पहचानना है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा, बराबर। सो लेट्स मूव टू द मेन नोट्स। तो देखिए यहां पे सिंपल तरीके से अगर हम देखें सबसेक्शन 1 में वो क्या क्या है, सबसेक्शन 2 में क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसेक्शन 3 पढ़ो ना पहले, ये देखिए सबसेक्शन 3 में सरकार क्या कह रही है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल जीएसटी काउंसिल लास्ट में जिसके बारे में बात करी, बहस हुई, नतीजा आया कि हाँ ये डिसीजन लेना चाहिए। बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट हमें बता सकती है कि हमें किसको, आपका किस सर्विसेज को हमें गुड्स मानना है, किसको सर्व सप्लाई मानना है, कुछ नोटिफिकेशन जारी करनी है, अधिकार अपने पास रख रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली नेगेटिव लिस्ट हो गई शेड्यूल 3 में, थोड़ा नीचे करो सबसेक्शन 2, ठीक है। अगर आप सबसेक्शन 2 में देखो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में जो भी सर्विसेज दी जा रही है भैया उसको जीएसटी के दायरे में थोड़ी लेके आएंगे। कोर्ट की सर्विसेज, पार्लियामेंट एमपीज की सर्विसेज, जो शमशान घाट कब्रिस्तान होते हैं उनकी सर्विसेज, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। इन तमाम चीजों को आपका अगर हम बात करें तो ये तमाम चीजें आपकी एक्सक्लूड है, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी। और वैसे ही देखिए एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनोज, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वगैरह, ये सब भी नहीं है, ये सब भी नहीं है। कौन सी वाली? वही सर बॉन्ड वाली, फिक्स डिपॉजिट वाली, डिबेंचर वाली, ये सब रहेंगी, इन पर लगेगा, इन पर बिल्कुल लगेगा, ठीक है। मेन अगर हम इधर आ जाएं, इंक्लूड्स पे आ जाएं, तो वही देखो सबसे पहले ऑल फॉर्म्स जो मैंने आपको बोली थी, सेल, ट्रांसफर, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, लाइसेंसिंग, रेंटल, लीज, मेन तो सेल है ना, लेकिन उस शब्दों को घुमा फिरा कर लोग कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी हमारे जीएसटी के दायरे के अंदर आएंगी अगर आपने ये काम, ये जो ऊपर वाले हैं बेचना, बदलना, बिजनेस के लिए किया था, सॉरी हाँ बिजनेस के लिए किया था। बिजनेस में ये वर्ड इस्तेमाल हो सकता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ड्यूरिंग बिजनेस, फर्दरेंस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं, तो इट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस, और उसके बदले आपको कोई कंसिडरेशन मिली, दैट विल बी द सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई माना जाएगा। ये आ गया, देखो अगला जो हम बात कर रहे थे शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 ये बेसिकली डीम्ड हो गई, डीम्ड जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, मानना पड़ेगा कि ये हमारी सारी की सारी सप्लाई होंगी, ठीक है। एंड फाइनली आपका शेड्यूल 2 जिसमें हमें सिर्फ इतना पहचानना होगा कि इसमें लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है कि किसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे और किसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। सो दैट्स द कंप्लीट एरिया ऑफ सप्लाई, दैट्स द कंप्लीट एरिया ऑफ सप्लाई। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं आगे, ठीक है। सप्लाई मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, सिंपल सी चीज, कोर्स का मीनिंग बता दिया, रेगुलर एक्टिविटीज, ठीक है। फर्दरेंस का मतलब बता दिया, फर्दर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक अदर स्केल पर ले जाने के लिए, उसे फर्दरेंस का हम नाम देंगे। कोई कहेगा जी हमारा बिजनेस चल रहा था, हमने तो किसी और प्रोजेक्ट के लिए काम करवाया था, ठीक है, इसको जीएसटी, इसको सप्लाई मत मानो। और ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा भाई, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, उसके ड्यूरेशन में करो या उसको बढ़ाने के लिए करो, काम तो काम ही है ना, तो फर्दरेंस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करा गया, ठीक है। और ये तमाम वो सारी की सारी चीजें दोस्तों, इसको यू जस्ट हैव टू रीड वंस, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, इन सब की मीनिंग मैंने डाली है। और मीनिंग मतलब ऑब्वियसली एग्जाम में आपसे मीनिंग थोड़ी ना पूछेगा, बट फिर भी एक बार रीड कर लेना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कंसिडरेशन की बात करते हैं, तो कंसिडरेशन अगर मैं बात करूं, एनीथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ मनी के रूप में नहीं होगा। अगर आपने अपनी सर्विसेज दी और बदले में गुड्स रिसीव करे तो वो गुड्स इज ऑल्सो द कंसिडरेशन, ओके। खाली मनी नहीं रहेगा, अगर चीजें एक्सचेंज हुई हैं, एक्सचेंज में जो आपको मिला है दैट इज कंसिडरेशन, वो माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसमें सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरा नाम हुआ वी और आपका नाम हुआ ए, ओके। मैंने आपको, अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी, कैलकुलेटर दिया और आपने मुझे रिमोट दिया, ठीक है, एक्सचेंज कर लिया मैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। सो ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये दो ट्रांजैक्शन है, ये दो ट्रांजैक्शन है। एक तरह से मैंने आपको कैलकुलेटर सेल करे,
कैलकुलेटर सेल करे, तो मैं बिल किसका बनाऊंगा? मैं बिल किसका बनाऊंगा? जो रिमोट की मॉनेटरी वैल्यू होगी ना, जो रिमोट की मॉनेटरी वैल्यू होगी वो बिल बनेगा और उस पर जीएसटी लगेगा। कैलकुलेटर बेचने पर मुझे रिमोट मिले हैं, तो रिमोट की मॉनेटरी वैल्यू बताओ। और ठीक ऐसे ही जब आपने मुझे रिमोट बेचे तो आपको कैलकुलेटर मिले, तो यहां पर जो बिल बनेगा वो कैलकुलेटर की मॉनेटरी वैल्यू का बनेगा। तो दो ट्रांजैक्शन है, सरकार को दोनों तरफ से जीएसटी चाहिए, ठीक है। एक में इसने बेचा, एक में इसने बेचा है, दोनों तरफ से जीएसटी लेगी सरकार भैया, बच नहीं सकते तुम। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बताई है कि सब्सिडीज वगैरह अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, सो दैट इज नॉट द कंसिडरेशन। एंड अगर आप कोई सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कराते हो किसी को एज अ डोनेशन वगैरह, तो विदाउट कंसिडरेशन, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये इसमें एक क्लैरिटी जो है वो दी गई है। ओके, दैट्स इट। ये कुछ एग्जाम्पल्स इसमें। हाँ जी, अब जरा मैं आता हूं शेड्यूल 1 पर, मेन इस पर आ रहा हूं दोस्तों, जो मुझे आपको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। शेड्यूल 1, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, और इसके ब्रैकेट में प्लीज यहां पर आप लिखिएगा डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई। अभी हमने जब सबसेक्शन 1 पढ़ा और ए पॉइंट पढ़ा, उसका मेन चीज, 3 मेन चीजें थी सर। कुछ भी फॉर्म हो, ऑल फॉर्म में आपका सेल हो, बार्टर हो, कुछ भी हो। दूसरी मेन चीज आपने बताई थी बार्टर, माफ कीजिएगा, कंसिडरेशन, पैसे का लेन देन होना चाहिए। ओके, और ऑब्वियसली बिजनेस के लिए होना चाहिए। लेकिन अब आप क्या कह रहे हो? विदाउट कंसिडरेशन, पैसा नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि इसे सप्लाई माना जाएगा। ऐसे कमबख्त कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला देखो, परमानेंट ट्रांसफर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट, याद हो आईटीसी, इसलिए न्यूमेरिकल्स कराए थे अच्छे तरीके से फर्स्ट चैप्टर में। आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। रिपीट करो, परमानेंट ट्रांसफर किसी को दे दिए और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। ध्यान से सुनिएगा, पेन साइड रख दीजिए प्लीज, पेन साइड रख दीजिए और सुनिए। आपकी बात कर रहा हूं, आप, ठीक है। आप जब कुछ सामान बेचते हो तो उस पर जीएसटी लगाते होगे बिल में, उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट टैक्स। उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट टैक्स, बराबर। और जब आप कुछ सामान परचेस करते हो तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। ओके, और इसी इनपुट टैक्स का आपको मिल जाता है क्रेडिट, बराबर, समझ आई? और ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें सरकार को देना पड़ता है, ठीक है, बराबर। ये पेन आपने, ध्यान से सुने, ये पेन आपने पीछे 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। इस पर मान लो आपने 10 रुपए जीएसटी पे करा, 10 रुपए, ठीक है, 10% के हिसाब से, हालांकि 10% रेट नहीं है, मैं ज्यूम कर रहे हैं। 100 रुपए में पेन खरीदा और 100 रुपए के साथ साथ इस पे 10 रुपए और जीएसटी के पे करे, ठीक है। तो दैट इज इनपुट टैक्स, 10 यहां पर आ गया। अब ये पेन आपके पास है, ये आपने आगे बेच दिया 150 में बेचा, कितना? 150 में, तो 10% के हिसाब से 15 रुपए आउटपुट टैक्स ले लिया। सर 5 रुपए का जो डिफरेंस है, 5 रुपए का जो डिफरेंस है वो मैं सरकार को पे कर दूंगा। सिंपल सी चीज, लास्ट चैप्टर में हमने देखा। ओके, आपके मन में चोर आ गया, वो क्या? आपने क्या कि देखो मेरे जो पेन बिके, महीना चल रहा है अभी, महीना खत्म नहीं हुआ, महीने का महीने हिसाब होता है जीएसटी का। मैंने जितने भी पेन बेचे, चलो ठीक है, जो पेन बेचे उस पेन पर बेचकर मैंने आउटपुट टैक्स 15 रुपए कलेक्ट करा। मुझे अब सरकार को पेमेंट करनी होगी, जो मेरी नेट लायबिलिटी आएगी। मैंने अभी तक पीछे से जितने भी पेन खरीदे हैं, ओके, उस पर मैं 10 रुपए का क्रेडिट ले सकता हूं। इतना मैंने जीएसटी पे करा था,
क्रेडिट ले सकता हूं। मैंने क्या करा, अपने सप्लायर को करा फोन कि भाई ऐसा है, जल्दी से और पेन भेज, और पेन भेज जितने तू भेज सकता है ना, क्लियर, ओके। और मैंने बोला इतने पेन भेज कि मैं तेरे को लगभग 5 रुपए का क्रेडिट और दूं, 5 रुपए का क्रेडिट और दूं, मतलब इनपुट टैक्स मेरे को पे करना पड़ जाए। मैंने जबरदस्ती परचेस करके अपना इनपुट अमाउंट बढ़ा लिया ताकि मुझे सरकार को पेमेंट ना करनी पड़े। जीरो हो गया, ठीक है। आप कहोगे सर कोई अपना ऐसा नुकसान क्यों करेगा, जो उसकी सेल हो रही है ठीक है, वो कलेक्ट करेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए सामान बल्क में खरीदना कि क्रेडिट उसका पूरा हो जाए, उसको सरकार को पैसे ना देने पड़े, ये तो बेवकूफी है। क्योंकि अगर वो सामान ज्यादा खरीद लेगा तो बेचना भी तो पड़ेगा ना। तो सुनो मेरी बात, बेच देगा, कहीं पर कैश में बेच देगा, कहीं पर दिखा देगा मैंने किसी को फ्री में दे दिया, मैंने उनको आग लगा दी, बेकार हो गए थे, इस तरह से दिखा के कैश में पेमेंट रिसीव कर लेगा और वाइट इनकम दिखाएगा जीरो। तो सीधी सी बात है, ब्लैक मनी क्रिएट हुआ, सरकार का क्रेडिट मारा गया, और देखा जाए सारा का सारा पैसा किसकी जेब में, सेलर की जेब में। ये घपलेबाजी बड़े प्यार से हो सकती है। तो इसीलिए सरकार ने बोला क्या, कि एक बार अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का जो आपने खरीदा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया ना, अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का जबरदस्ती सेल भर के इनपुट टैक्स पे करा और क्रेडिट लेने के लिए करा था, ठीक है, ये वाले गुड्स, तो ये गुड्स बाद में आप चाहे इन्हें डंप करो, चाहे आप इन्हें डोनेशन में दे दो, चाहे आप इन्हें किसी को फ्री में दे दो, या एक्चुअल में बेचो, एक्चुअल में तो खैर क्यों ही बेचेगा, कुछ भी करो आप इसका, वी विल कंसिडर इट एज सेल, इसे सप्लाई हम मानेंगे, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ इसीलिए कर रहे हो कि आप हमारा क्रेडिट जीरो कर पाओ, सो वी विल कंसिडर इट एज सेल। तो यही बोला है कि सरकार की आंखों में धूल झोंकना मत करना। हां, आपने ये गुड्स खरीदे थे, लेकिन क्रेडिट क्लेम नहीं करा था, आपने ईमानदारी के साथ अपना 15-10 करके सरकार को जीएसटी पे करा था, तो फिर ठीक है। अगर आईटीसी क्लेम नहीं करा, आप उन्हें डंप करो, डोनेशन करो, नदी में बहा दो, मोहल्ले में बांट दो, जो आपको करना है करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वंस यू टारगेटेड आईटीसी, उसके बाद आप कुछ भी करोगे, वी विल कंसिडर दैट सेल, ठीक है। और ये जीएसटी आपको सरकार को पे करना ही पड़ेगा। अगर आप सरकार की स्कीम का फायदा उठा रहे हो ना, तो सीधी सी बात है, पेमेंट भी फिर करनी पड़ेगी। सो इसीलिए यहां पर ये वर्ड निकल कर आया कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जिन पर आपने आईटीसी अवेल करा है, दे विल कंसिडर एज सेल। ओके जी, डन। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई, सेकंड पॉइंट, 4 पॉइंट इसमें हमारे होंगे मेन होंगे। ओके, दूसरे पर आते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सिंपल सा पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा एक्सप्लेन करके। दरअसल क्या है, जान पहचान वाले लोगों को जब हम सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसे भी सप्लाई माना जाएगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं पहले मैं, सुनो, चलो यहीं पे कर देता हूं, आगे तो हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन। देखिए, एक चीज समझिएगा, ये पार्टनरशिप एबीसी है, और ये पार्टनर ए है। पार्टनरशिप एबीसी है और पार्टनर ए है। तो ए कौन हो गया? रिलेटेड पर्सन, जान पहचान वाला रिलेटेड पर्सन हो गया, है ना। यही समझो रिलेटेड पर्सन, फिलहाल जान पहचान वाला, मैंने डेफिनेशन ऑल्दो लिखा रखी है, जिसका कुछ इन्फ्लुएंस है। ए इस पार्टनरशिप को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ए की जो वाइफ है वो भी कर सकती है, रिलेटिव्स वगैरह की प्रॉपर डेफिनेशन आ गई। यहां पर एबीसी लिमिटेड ने एक कार खरीदी, ठीक है, कार गलत हो जाएगा वैसे, मान लो कुछ और बोल देते हैं, गुड्स खरीदे कुछ, यार एसी खरीदा
और आपने उसका क्रेडिट क्लेम कर लिया, आपने उसका क्रेडिट क्लेम कर लिया, है ना। कोई भी यूटिलिटी आपने बिजनेस के लिए खरीदी और आपने उसको क्लेम कर लिया, क्रेडिट क्लेम कर लिया। आपने बोला हमने ये एसी अपने पार्टनर ए के रेजिडेंट में प्रोवाइड कराया है, रेजिडेंट में प्रोवाइड कराया है, उसे बेनिफिट दे रहे हैं, पर्सनल बेनिफिट दे रहे हैं, उस तक सामान पहुंचा दिया है। ओके, तो ऑब्वियसली पार्टनर है तो पैसे तो नहीं लिए होंगे, बट स्टिल इट विल कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, इट विल कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। इसे डीम्ड सप्लाई बोला जाएगा क्योंकि सेम थिंग अगेन, एक ऐसी चीज जिसका आपने क्रेडिट लिया है और उसे आप मिलता जुलता है पहले वाले से, बट यहां पर रिलेटेड पर्सन का इन्फ्लुएंस आ गया। यहां पर आपने क्रेडिट क्लेम करा है, उसके बावजूद आप किसी रिलेटेड पर्सन को, जान पहचान वाले को अपनी चीजें फ्री में दे रहे हो या सस्ती में दे रहे हो, यह चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। सरकार कहती है इसको भी हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। और बेटर एग्जांपल इसके मैं पॉइंटर पे आता हूं, फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया, प्रिंसिपल एजेंट वाला, ये पॉइंट में समझेंगे। चलो दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ये हमें क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल देख लो, मिस्टर रमेश एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट, फ्यू आइटम्स उन्होंने कंसिडर करे जिन पर वो आईटीसी क्लेम कर चुके थे, टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज ऑफ हिज फैमिली मेंबर। दुकान में सामान आया था, दुकान में सामान आया था, सामान आया, आईटीसी क्लेम कर लिया, घर में इस्तेमाल करने के लिए ले गए, घर में इस्तेमाल करने के लिए वो ले जाते हैं, ठीक है। नहीं माना जाएगा। आईटीसी क्लेम कराए ना, तो डंप करा, यूज करा, व्हाटएवर, इट विल कंसिडर्ड एज सेल, इसे सेल माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वही फर्नीचर, मिस्टर किशन परचेज द फर्नीचर जिस पर उन्होंने आईटीसी क्लेम करा था, जिस पर आईटीसी क्लेम करा था, 2 साल बाद वो उन्होंने डोनेट कर दिया, 2 साल बाद वो आपने डोनेट कर दिया, ओके। तो क्योंकि आईटीसी क्लेम करा था, उस फर्नीचर पर आईटीसी क्लेम करा था, तो ये डोनेशन भी सप्लाई मानी जाएगी, डोनेशन भी सप्लाई मानी जाएगी, ओके। समझ आ गया। आप रैंडमली किसी को डोनेट कर रहे हो ऐसी चीज जिसका आपने बेनिफिट नहीं उठाया स्कीम में, तो ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने आईटीसी क्लेम करा है तो उस पर और आपने फिर उसको डोनेट कर दिया आगे, दैट विल कंसिडर्ड एज सप्लाई, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, 2 क्वेश्चन। एक तो सर 2 साल बाद, 2 साल बाद सर 2 साल बाद भी मतलब उसने आईटीसी क्लेम कर लिया, फर्नीचर बेकार हो गया होगा, तो ठीक है ना, उसने डोनेट कर दिया किसी को, 2 साल बाद तो लंबा समय हो जाता है, ये तो नहीं कि उसने आज खरीदा और कल घपला कर लिया। तो दरअसल ऐसा है, जब भी हम कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, मशीनरीज वगैरह, कैपिटल गुड्स वगैरह बिजनेस के लिए खरीदते हैं, तो ये हमें 5 साल तक यूज करने होते हैं। आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। 5 साल से पहले अगर आपने उनको किसी को डोनेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज कर दिया, तो उसे डीम्ड सप्लाई माना जाता है। और हालांकि उसे पूरा सप्लाई नहीं माना जाता, जितने टाइम तक आपने उनको इस्तेमाल करा है, जैसे 2 साल, तो उनका उस 2 साल के बाद का जो समय बचा है, ठीक है, उतना क्रेडिट, उतना टैक्स जो है, उतना क्रेडिट जो है आपको वापस से रीपे करना पड़ता है। इसे रिवर्सल ऑफ आईटीसी कहते हैं। अभी मैं जानता हूं बिल्कुल ऊपर से गया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, बट यस, अभी अवॉइड करो, इसे सप्लाई माने जाएंगे, इतना ध्यान रखना है। जब हम आईटीसी में रिवर्सल पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, तो अभी इसलिए अभी ऊपर से गया, ठीक है, तो तब इसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही रिलेटेड पर्सन को, डिस्टिंक्ट पर्सन को भी अगर आप अपना कुछ सामान भेजते हो तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। रिलेटेड पर्सन का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया, बट डिस्टिंक्ट पर्सन का मैंने नहीं बताया था, और डिस्टिंक्ट पर्सन का भी बता देता हूं। देखो, मान लीजिए आप हैं, आपका नाम मैं क्या मानूं, कुछ, चलिए आपका नाम मैं मान लेता हूं नितिश, ठीक है, नितिश या निशा, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, नितिश फिलहाल मान लेते हैं। आपका दोस्तों एक होलसेल का काम है, शू का काम है, शूज का काम है, और एक आपका क्लोथिंग का काम है, एक का आपका क्लोथिंग का काम है, ठीक है। आपने इसका जीएसटी नंबर अलग ले रखा है, आपने इसका जीएसटी नंबर अलग ले रखा है। ये दोनों बिजनेस आपके हैं, ये दोनों बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन, दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन।
Nitish as shoe business and Nitish as clothing business, they both are distinct person. भले ही इन दोनों का पैन सेम आ रहा हो, पैन नंबर सेम आ रहा हो, ठीक है, पैन देना पड़ेगा ना बिजनेस होल्डर को, लेकिन जीएसटी नंबर अलग अलग है, so they are distinct person, ठीक है। तो यकीनन सी बात है, शूज आप बेच रहे थे, क्लोथिंग की शॉप में कुछ हमारे वर्कर्स थे, आपने क्या करा, यहां से 20 जोड़ी जूते उठाकर यहां पर क्लोथिंग वाले में रख दिए, अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए रख दिए। उन्होंने बोला कि भाई उनको जरूरत पड़ जाएगी, तो अपने बिजनेस से पैसे थोड़ी ना लिए होंगे, है ना, पैसे थोड़ी ना लिए होंगे, बट इट विल कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, इसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, इसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। आपके मन में ये आएगा कि सर अपने ही बिजनेस को बेचकर कुछ पैसा नहीं मिला और उस पर जीएसटी लागू हो जाएगा, तो कायदे की बात अगर सिंपल शब्दों में देखो तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। लेकिन दरअसल होता क्या है वास्तविकता में, डीम्ड सप्लाई अगर हम लिखते हैं ना, तो ये इसलिए रखते हैं ताकि हर बिजनेस का स्टॉक और आईटीसी मेंटेन हो सके। सीधी सी बात है, ये शूज जो है मान लो 1000 रुपए में बिकता था, तो जब ये यहां पर जीएसटी वाले की तरफ सप्लाई दिखाएंगे तो 1000 रुपए का बिल नहीं बनाएंगे, 500 रुपए का बिल बनाएंगे, जो कॉस्ट होगी, ताकि वास्तविकता में हमें आउटपुट टैक्स ना पे करना पड़े। पीछे से 100 रुपए की चीज खरीदी, आगे 100 में बेची, तो आउटपुट कुछ निकल के ही नहीं आएगा ना, नेट पेबल कुछ निकल के ही नहीं आएगा। तो बस ये सिर्फ इसलिए होता है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स मेंटेन हो जाए, स्टॉक मेंटेन हो जाए, दैट्स इट। अदरवाइज कायदे से जीएसटी पे करना नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आप जब बिल बनाओगे ना, वो कॉस्ट पर ही बनाओगे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन का लॉजिक था। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको यहां पे दिए हैं। हाँ, इसमें एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब भी एक एम्प्लॉयर, हमने ये इनकम टैक्स में भी पढ़ा है, जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देता है, अगर वो 50,000 तक के हैं, 50,000 रुपए तक के गिफ्ट हैं, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर क्रॉस करेगा 50,000 रुपए, तो डेफिनेटली उस पर जीएसटी लगेगा। ये पॉइंट हमें इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई टू एजेंट और बाय एजेंट, इसको समझिएगा, ये भी सिंपल ही है, प्रिंसिपल और एजेंट, ठीक है। प्रिंसिपल का क्या काम होता है एजेंट के मायने में, अपना सामान एजेंट तक पहुंचाएगा और बोलेगा बेच भाई। प्रिंसिपल ने यहां पर 100 यूनिट्स एजेंट को भेज दी, 100 यूनिट्स एजेंट को भेज दी, पैसे थोड़ी ना लेगा कि भाई पैसे दे, तो एजेंट है ना भाई, 100 यूनिट पहुंचा दी मैंने, अब इनको बेचियो, बेचकर पैसे कलेक्ट करियो और मुझे मेरी पेमेंट करियो। इसके पास आई, इस भाई ने आगे अलग अलग तरह, यहां पे 20 बेची, यहां पे 30 बेची, यहां पे 20 बेची, टोटल 70 बेची, ठीक है। ये तो सेल है सर, ये तो साफ पता चल रहा है, ये तो सेल है, ये जीएसटी के दायरे के अंदर आएगा, मतलब सप्लाई माना जाएगा, इसको सप्लाई माना जाएगा, ओके डन। लेकिन ये जो 100 यूनिट प्रिंसिपल से एजेंट पर गई हैं, ये भी सप्लाई है, दिस इज डीम्ड सप्लाई, इसे भी सप्लाई माना जाएगा। और रीजन इसका सेम है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। यार प्रिंसिपल मान लो महाराष्ट्र में बैठा है और एजेंट है दिल्ली, ठीक है, एजेंट है दिल्ली, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये बनाना जानते हो ना, टेबल हमने लास्ट क्लास में बनानी सीखी थी। अब जो महाराष्ट्र वाला प्रिंसिपल है, उसका सीजीएसटी, एसजीएसटी महाराष्ट्र के हिसाब से बनेगा, उसका एसजीएसटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आएगा। लेकिन अगर ये फ्री में सर्विसेज पहुंचा देगा, फ्री में गुड्स पहुंचा देगा एजेंट को, दिल्ली वाले को, और इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, तो क्रेडिट खत्म होगा महाराष्ट्र वाले का, और टैक्स मिल जाएगा दिल्ली को, ठीक है। तो ये गड़बड़ होगी, इसमें लॉजिक में थोड़ा समय लग सकता है, आगे चल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। बट द पॉइंट इज, अगर सामान खरीदा गया, अगर सामान खरीदा गया आपका महाराष्ट्र में, तो बिक दिल्ली से कैसे सकता है, ठीक है।
या तो महाराष्ट्र से दिल्ली गया हो, गया है ना, तो इसीलिए उसको सप्लाई मानो, उसे सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन होगा। एंड सिमिलरली जो सामान नहीं बिका, मान लो 20-30 यूनिट बच गई, इसने भेजा इधर प्रिंसिपल को, इसे भी सप्लाई माना जाएगा, इसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। डीम्ड सप्लाई में ना, मैं कायदे से आपको बताऊं, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने करी पढ़ रहे हैं सारे के सारे, डीम्ड ट्रांजैक्शन में कभी भी गवर्नमेंट को एक पैसा भी टैक्स के रूप में नहीं जाता, एक पैसा भी रिसीव नहीं होता। यह सिर्फ इसलिए मेंटेन करा जाता है, इसलिए दिखाया जाता है कि हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें कि कितना सामान आया था और वास्तविकता में कितना आगे फॉरवर्ड हुआ है। यह बहुत जरूरी हो जाता है इस रीजन की वजह से। खरीदा कहीं और, बिका कहीं और से, तो यार स्टेट के बीच में वॉर शुरू नहीं हो जाएगी? रिकॉर्ड मेंटेनेंस की के डेटा मैच क्यों नहीं कर रहा? इसीलिए इनको डीम्ड सप्लाई में कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। दैट इज सिंपल। अगर हम कभी भी बात करें, पढ़ लो सिंपली कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, वो हमेशा सप्लाई में कंसिडर होगा, वो हमेशा सप्लाई में कंसिडर होगा। सिंपल सी चीज मैंने यहां पे बता भी दी आपको, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे आपके मॉड्यूल से ही हमने ये आपका लिया है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब भी आप करेंगे किसके साथ, यहां पे मैं लिख देता हूं, उसको थोड़ा ब्लर हो रहा है, विद कंसिडरेशन। तो दोनों केस में सप्लाई मानी जाएगी। हमने पढ़ा था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और आपका पैरा सी में, सॉरी माफ कीजिएगा, पैरा बी में। क्लियर कि अगर आपने इंपोर्ट करा है सर्विसेज का फॉर द कंसिडरेशन, देयर ऑलवेज सप्लाई। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन करा हो, सर्विसेज ली हमने, इंपोर्ट करा सर्विसेज का, लेकिन कंसिडरेशन पे नहीं करी, तो पर्सनल है, तो सप्लाई नहीं है। घर बैठे, मतलब दोस्त बैठा था फॉरेन में, उसने बोला मेरा लैपटॉप पे आके कुछ सेटिंग्स ही कर दिया, उसने कर दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस के लिए करा है, रिलेटेड पर्सन है, तो उस कंडीशन में सप्लाई माना जाएगा। अगर रिलेटेड नहीं है तो फिर सप्लाई आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मेट आपका यहां पर आता है। ओके दोस्तों, चलिए, तो यहां पर दोस्तों हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस जो है पूरे कर लिए सारे के सारे। शेड्यूल 2 पर आते हैं जो 1A है और 1A है। वीडियो पॉज करके, नहीं वीडियो पॉज पर प्रीमियर चल रहा है तो पॉज नहीं होगी, ठीक है। अगर कर पाओगे, बाद में देख रहे हो तो पॉज करके एक बार जरा टेबल की तरफ जाओ जरा। शेड्यूल 2 में हमें सिंपल मैनर में सिर्फ इतना जानना होता है, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी ट्रांजैक्शन, उसे हम सप्लाई ऑफ गुड मानेंगे और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। सिर्फ इतना जानना होगा, सप्लाई ऑफ गुड कौन है, सप्लाई ऑफ सर्विस कौन है। दैट्स इट। क्लियर? आओ जरा देखो, बड़ा आसान काम होगा। ट्रांसफर का कुछ एग्जांपल लिया। अगर हम किसी गुड का टाइटल ही ट्रांसफर कर दें, ये डायरी मेरी थी, ये अब तेरी हो गई, पैसे दे, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ गुड, इट इज सप्लाई ऑफ गुड। लेकिन मैं अगर सिर्फ उस गुड में राइट ट्रांसफर करूं, इस्तेमाल करने का अधिकार, टाइटल ट्रांसफर नहीं करा, इस्तेमाल करने का अधिकार, या फिर मैं उसको बेसिकली कहूं कि भाई मैं टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूं लेकिन अभी नहीं, अभी तो इस्तेमाल कर ले इसको, और फ्यूचर में किसी डेट पर जाकर तब जाके ट्रांसफर होगा स्पेसिफिकली। तो ऐसे केस में, दोनों केसेस में जरा समझिएगा, अगर आप सिर्फ राइट देते हो कि भाई इस्तेमाल कर ले, टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर फ्यूचर में ट्रांसफर हो, ठीक है, जैसे हायर परचेज पे आप खरीदते हो, भाई सीधी सी बात है कि आपने कोई चीज इंस्टॉलमेंट में खरीदते हो, कोई चीज आपने खरीदी, ये डायरी खरीदी, मैंने बोला ये ले यार मेरे को 500 रुपए दे, डायरी तेरी, ठीक है, तो आपने बोला 500 रुपए दे दिए, टाइटल ट्रांसफर हो गया, ओके, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड। लेकिन आपने बोला 500 रुपए नहीं है यार अभी, ठीक है, 100 रुपए इस महीने, 100 रुपए अगले महीने, 100 रुपए अगले महीने, इस तरह से दे देंगे, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे केस में इसको हम आपका सप्लाई ऑफ गुड ही बोलेंगे। मतलब इंस्टॉलमेंट वाला जो केस है उसमें क्लियर है ना कि गुड एक ना एक दिन ट्रांसफर हो जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो अ सप्लाई ऑफ गुड, ट्रांसफर ऑफ गुड। ओके, तो इस तरीके से बस हमें केस यहां पे समझने होंगे। अगर हम बात करें लैंड बिल्डिंग का, तो लीजिंग टेनेंसी, लीजिंग लेटिंग आउट,
ये सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है, क्योंकि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग को तो हमने जीएसटी से शेड्यूल 3 में भी आएगा, बाहर ही रखा है। तो इस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी लीज है, लाइसेंसिंग है, टेनेंसी है, लेटिंग, किराए पे देना है, वो का आपका कंसिडर होगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। ओके, प्रोसेस, किसी को प्रोसेस ट्रीटमेंट अधिकार देते हैं इस्तेमाल करने का, ऑब्वियसली प्रोसेस कोई गुड तो है नहीं, सर्विसेज ही कंसिडर होगी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट की हम बात करें, बिजनेस एसेट का ट्रांसफर, अगर हम बात करें गुड्स का, ठीक है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ वेदर और विदाउट कंसिडरेशन, गुड्स की बात आ गई ना, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे कि द ओनर यूज और अलाउ द यूज ऑफ बिजनेस एसेट फॉर पर्सनल यूज, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यूज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो दैट इज व्हाट आपका सर्विसेज। तो ये दोस्तों हमारे सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट होंगे, मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगा रहा हूं, इसे इजीली आप जस्ट पढ़िएगा। यूजुअली देखा जाए तो सर्विसेज वाले जो प्रोविजंस हैं, रेंटिंग का हो गया, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देना, अगर हम बात करें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ट्रांसफर करना, ये सब सर्विसेज के रूप में आता है। तो जब आप एक बार ओवरव्यू करेंगे पॉइंट्स को, यू विल गेट टू नो कि दैट इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू अदर। ओके, उसके बाद नॉन टैक्सेबल सप्लाईज यानी कि शेड्यूल 3, ठीक है, खत्म हो गया सप्लाई, मेन हमारा जो स्टार्टिंग वाला प्रोविजन था वही था। ओके, सप्लाई में क्या क्या एक्सक्लूड होगा, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये नहीं आते हैं, नेगेटिव लिस्ट है हमारी ये। ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, फ्यूनरल और बरियल मतलब जो कब्रिस्तान वगैरह की सर्विसेज होती हैं, और ये सब आपके जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम को लेकर हमने अच्छी खासी डिस्कशन करी है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग वगैरह, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, वो बॉन्ड्स वाली, डिवेंचर वाली, बिल ऑफ एक्सचेंज वाली। लेकिन लॉटरी, बैटिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग, ये सब हमारे आपके एक्शनेबल क्लेम जो जीएसटी के दायरे के अंदर आते हैं। ठीक है, डन। सर ये हमारा गवर्नमेंट का अधिकार था सेक्शन सब सेक्शन 3 कि भाई आगे फ्यूचर में हमें लगता है कि हमें किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है, कुछ चेंज करने हैं, तो नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ये अधिकार अपने पास रखती है। ओके दोस्तों, इसी चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट हमारे सामने और है, वो है हमारा, यस ऑब्वियसली बहुत बड़ा सिंपल सा है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई एंड व्हाट इज मिक्स सप्लाई। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई की बात करें सदा एक साथ, सदा एक साथ। ओके, मिक्स की बात करें अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सेक्शन 8 में इसका छोटा सा प्रोविजन दोस्तों हमारे सामने है। व्हाट इज दैट, कंपोजिट सप्लाई। अगर आप मोबाइल खरीदने जाओ, मोबाइल खरीदने जाओ, ओके, तो उसके साथ चार्जर लेन हो आएगा ही आएगा ना, कंपलसरी है, दोनों का जोड़ा ही आएगा एक साथ, दैट इज कंपोजिट सप्लाई, दैट इज कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, कि कैलकुलेटर आप खरीद के लाओगे तो कंपलसरी है ना कि इसके अंदर की जो बैटरीज हैं वो डलकर ही आएंगी। तो दो प्रोडक्ट जब कंपलसरीली एक साथ बिक रहे हैं उसे कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। ठीक है भाई, आप एक फ्रिज खरीद के लेकर आए, रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए, ठीक है, तो उसके अंदर भाई जो आपका फ्रीजर होता है वो कंपलसरी होगा ना, वो लग के ही आएगा अलग से, ठीक है, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। ओके, तो ये जो कुछ कमोडिटीज जो कंपलसरीली एक साथ बिकेंगी उसे हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। रही बात मिक्स्ड सप्लाई की, जब हम कॉम्बिनेशन बना बनाकर, जैसे दिवालियों पे आपने गिफ्ट हैम्पर देखे होंगे, गिफ्ट हैम्पर तैयार हुए, भाई इसमें थोड़ी चॉकलेट भी रख दे, इसमें थोड़ी नमकीन रख दे, इसमें थोड़ी मिठाई रख दे, कोई एक खिलौना रख दे, और मिक्स करके गिफ्ट हैम्पर हम बना देते हैं, दैट इज व्हाट मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, हम त्योहार आ रहे थे, हमें लैपटॉप बेचने के लिए बोला, लैपटॉप के साथ भाई एक बैग, चार्जर तो आएगा ही आएगा, एक बैग भी लगा दे, उसमें एक माउस भी फ्री में दे देंगे हम, उसमें एक उसका स्क्रीन गार्ड दे देंगे, और एक पैक आपने तैयार कर दिया, दैट इज मिक्स सप्लाई। ओके, तो जब हम कंपलसरीली, जब कंपलसरीली एक साथ हमें बेचना होगा उसे कहते हैं कंपोजिट, लेकिन जब हम इधर उधर से उठाकर एक प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं उसे कहा जाएगा आपका मिक्स सप्लाई। सवाल ये कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं,
हम पढ़ रहे हैं कि सप्लाई तो आपने बोल दिया, सामान बिक रहा है, दैट इज सप्लाई। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान दीजिए। देखो कंपोजिट सप्लाई के अंदर ना एक प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रिंसिपल, और बाकी क्या हो गए, सब्सिडरी। बाकी क्या हो गए, सब्सिडरी या सपोर्टिव, है ना, इस तरीके से। तो जीएसटी रेट कौन से वाला फॉलो होगा, जीएसटी किस प्रोडक्ट का लगेगा, तो वो लगता है दोस्तों प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं इस कैलकुलेटर की बात करता हूं, ठीक है। कैलकुलेटर में जो रेट है वो 12% है, लेकिन मान लो इसके अंदर जो बैटरी है अगर वो इंडिविजुअली समहाउ बेची जाए तो उस पर 18% का जीएसटी लगता है। ओके, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज सब्सिडरी, और अब ये दोनों एक साथ कंबाइंड होकर बिक रहे हैं। कौन सा वाला जीएसटी का रेट लगेगा, 12%। ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट कैलकुलेटर है, बैटरी सपोर्टिव है, बैटरी क्या है, सपोर्टिव है, तो जो उसका रेट होगा वो लागू होगा, उससे जीएसटी लगेगा। लेकिन जब कंपोजिट स्कीम होती है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा भैया चॉकलेट, नमकीन, ठीक है, स्वीट्स और टॉय, इनको मिलाकर एक गिफ्ट हैम्पर बना दो। उसने बना दिया। चॉकलेट पे लगता था 12% जीएसटी, नमकीन पर लगता था 9%, स्वीट पर लगता था 18%, टॉय पे लगता था 5%। तो सर अब जीएसटी कौन से रेट से लगेगा, सबकी वैल्यू पर अलग अलग लगेगा? नहीं, ये पूरा प्रोडक्ट एक है मान लो, तो जो भी पूरे गिफ्ट हैम्पर की वैल्यू होगी उस पर डायरेक्ट 18% लगेगा। जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट रेट वाला प्रोडक्ट होगा, जो हाईएस्ट रेट वाला प्रोडक्ट होगा वो जीएसटी के लिए फॉलो होगा। बराबर आगे बात समझ में? दैट्स इट। तो दोस्तों सप्लाई वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो फ्यू एग्जांपल्स आर बीनीथ, यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इट इज कंप्लीट थ्योरेटिकल, आएगा तो हाई चांसेस आर फॉर एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि जीएसटी के जैसे हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ओवरऑल 3 ही क्वेश्चन आते हैं। तो सप्लाई की थ्योरी से बड़ा क्वेश्चन वेस्ट करेंगे इंस्टीट्यूट वाले, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर से अक्सर आ जाती है। बट फर्दर जो टॉपिक है हमारे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके लिए इस चैप्टर को समझना जरूरी है, इसका बेस जानना जरूरी है। और इसीलिए जो मैंने आपको ये अपना सेक्शन 7 का मैंने टेबल बनवाया था, मेन इसमें ये है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अगले पार्ट में दोस्तों हम टाइम ऑफ सप्लाई अपना शुरू करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अच्छा टॉपिक है, तो इसमें कोई डाउट हो, क्वेरी हो, पूछेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टाइम ऑफ सप्लाई में।